हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ आपके सामने में उपस्थित है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आज हम चर्चा पुनः स्थलाकृतियों पर ही करेंगे। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास में लाइव हैं। लास्ट सेक्शन है स्थलाकृतियों का, उसके बाद वायुमंडल नाम का टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं जानता हूं ये स्थलाकृतियां नाम का टॉपिक पहले आपने शायद ही पढ़ा है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा नया भी लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सरल है। कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल इमेज देखकर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्श मैथ्स जी, किशन भारती जी, कोमल यादव जी, वैशाली जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे सभी प्यारे बच्चों का। देखिए मेरे बेटा, हिमानी निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, ठीक है। ग्लेशियर मेड, बोलो, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स यानी कि हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। मेरे बच्चे, पवन के समान, नदियों के समान ग्लेशियर से भी कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण। जरा हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कैसे क्या निर्माण होता है, किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखिए, हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां इस टॉपिक का नाम है, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चा। ग्लेशियल टोपोग्राफी, पर्वतों पर जो बर्फ है ना, बर्फ जो जमी हुई है, जिसे ग्लेशियर्स के रूप में हम लोग जानते हैं, वो भी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। वो भी विभिन्न लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। किनका निर्माण करती है? स्थलाकृतियों का, लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। और ये जो स्थलाकृतियां हैं, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं मेरे प्यारे बच्चा, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। ये देखो फटाफट से, ये स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां, ऐसे ऐसे स्थलाकृतियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है मेरे प्यारे बच्चा। इन स्थलाकृतियों में अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं यहाँ पर, तो भैया जो स्थलाकृतियां हैं देख रहे हो आप, देखिए एक सेकंड मैं आपको लेकर चल रहा हूं आगे। देखिए, ये स्थलाकृतियां हैं भाई, हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां। ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, यानी कि हिमनदों के द्वारा की गई कटाव क्रिया के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृतियां। और ये है निक्षेपात्मक स्थल रूप, हिमानी के द्वारा निक्षेपण कार्यों के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृतियां ये है। इनमें आपका हिमोड़ आ रहा है, हिमोड़ आ रहा है, ड्रमलिन है, अवक्षेप मैदान है, केम है, कैटल है, ये सब चीजें आ रही है। इधर यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, टॉर्न, अरेत या तीक्ष्ण कटक, हॉर्न या ग्रीष्रंग या नाटक, ये सारी स्थलाकृतियां आ रही है। ये कटाव की क्रिया के द्वारा निर्मित है और ये जमाव की क्रिया के द्वारा निर्मित है, ठीक है। ये कटाव इरोजनल वर्क के फलस्वरूप और ये डिपोजिशनल वर्क के फलस्वरूप निर्मित हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले यू आकार की घाटी की चर्चा करेंगे। कुछ बिल्कुल यू शेप में वैलीज बनती है भाई। जब हिमानी ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, बड़ी बड़ी चादरें जो ऊपर से नीचे की ओर क्या करती है? चलती है, मूव करती है। तो क्या करती है? कटाव करती है, कटाव। जितना थोड़ा गहराई थोड़ी कम, लेकिन चौड़ाई में धुआंधार कटाव करती है। उसके कारण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? उसके कारण यहाँ एक यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार की घाटी का? यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, यू शेप्ड वैली का निर्माण हो जाता है मेरे बच्चों। यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी, इनका निर्माण हो जाता है।
ये है यू आकार की घाटी, ये यू शेप्ड वैली। यहां पर भी आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार की घाटी बन रही है, इस प्रकार की घाटी बन रही है, इस प्रकार की घाटी बन रही है, यू शेप्ड वैली बन रही है, यू आकार की घाटी बन रही है। मेरे बच्चों आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर यू आकार की घाटी की। एक इमेज और भी मैंने बना रखा है, ये देखो यू आकार की घाटी किसके कारण बनी है, अपरदन के कारण बनी है, कटाव के कारण बनी। कुछ नहीं करना यार, इससे सरल दुनिया में कुछ नहीं। हर टॉपिक को पढ़ोगे समझोगे तब समझ में आ गया, तो केवल चित्र देखना है तो वही समझ में अपने आप ही आ जाएगा कैसे बनी होगी। मेरे बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यू आकार की घाटी प्रमुख हिमानी स्थलाकृति है। इसका निर्माण पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपरदन के कारण होता है। यानी कि एक नदी घाटी, और नदी घाटी में कटाव कर रही है कौन, हिमानी बर्फ कटाव कर रही है, और उसको नदी घाटी को चौड़ा कर दिया है, और चौड़ा करने के कारण मेरे बच्चा यू आकार की घाटी बन गई। ठीक है जी, क्या बन गई है, यू आकार की घाटी मेरे बच्चा बन गई है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद लटकती घाटियां, एक नाम है लटकती घाटियां, हैंगिंग वैलीज। ये यू आकार की घाटी है ये, और इसके ऊपर भी कुछ घाटियां, ये घाटियां, ये घाटी है, ये घाटी है, ये घाटी है, और ये ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चा इस घाटी पर लटक रही हो, हैंग हो रही हो, इस घाटी पर मेरे बच्चे क्या कर रही हो, लटक रही हो, ऐसा लग रहा है। और मेरे प्यारे बच्चा इसी को हम लोग हैंगिंग वैली के तौर पर जानते हैं, इसी को हम लोग लटकती घाटी के तौर पर जानते हैं। किसके तौर पर जानते हैं, लटकती घाटी, हैंगिंग वैली के तौर पर जानते हैं। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, एग्जैक्ट है कि नहीं है। देख पा रहे हो आप, ये देखिए ये लटकती घाटी है, ये ऊपर से नीचे गिर रही है, ये एक मेन घाटी है, इधर इधर एक मेन घाटी है, यू आकार की हो सकती है, वी आकार की हो सकती है, और ये ऊपर से जो लटक रही है घाटी, उसको लटकती घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, उसको लटकती घाटी मेरे प्यारे साथी हम लोग कहते हैं। एक सेकंड बस इंतजार करेंगे, बस 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे, थोड़ा सा नेट। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं इस लटकती घाटी नाम के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयत्न यहाँ पर कर रहा हूँ, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। और घाटियां हमेशा ध्यान रखो, घाटियां हमेशा इरोजनल वर्क के कारण ही बनती है। चाहे वो यू आकार की घाटी हो, चाहे वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी नदियां बनाती हैं, यू आकार की घाटियां जो है वो हिमानियों के द्वारा निर्मित होती है। और यहाँ पर लटकती घाटी का तात्पर्य क्या है, वे भी घाटियां ही हैं, बस उस घाटी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हम लिखित तौर पर भी एक बार देख लेते हैं इनको। क्या लिखा हुआ है बेटा, कि लटकती घाटी प्रमुख हिमानी स्थलाकृति है। जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटी के तल अधिक घने होते हैं, तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती। सहायक घाटियां क्या होती हैं, मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं, इन्हीं को लटकती घाटी कहा जाता है। प्यारे साथी, इन्हीं को क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी के तौर पर इनको जाना जाता है। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा विश्वास है मुझे। चलिए भाई, अब ये लटकती घाटियां भी कंप्लीट हो गई तुम्हारी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं शर्क की, नेक्स्ट स्थलाकृति है शर्क। शर्क झील एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहां पर पानी इकट्ठा था, यहां पर इस जगह पर, और पानी बर्फ बन गया। अब बर्फ ने कटाव किया भाई, थोड़ा सा ऐसे करके यूं कटाव किया, यूं ऐसे करके यूं कटाव किया, यूं, तो एक आराम
कुर्सी नुमा, आरामदायक कुर्सी नुमा स्थलाकृति बन गई। और मेरे बच्चे ये जो आरामदायक कुर्सी जो है, आराम कुर्सी जो है, इसी को शर्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसी को शर्क के नाम से मेरे प्यारे साथी जाना जाता है, समझा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है इसको? शर्क कहा जाता है प्यारे बच्चे। ये देखो, ये आराम कुर्सी जो है, क्या है? आराम कुर्सी जो है, इसी को शर्क कहते हैं। बोलो जी, क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? शर्क। एक प्रकार से झील समझ लो उसको। क्या समझ लो? झील। अब मान लो ऐसे करके आराम कुर्सी बन गई, उसमें अगर पानी जमा हो जाएगा तो एक झील बन जाएगी, शर्क झील कहेंगे उसको। बोलो क्या कहेंगे बेटा? शर्क झील कहेंगे। ये भी हिमानी के अपर्दन के फलस्वरूप बनी स्थलाकृति है मेरे बेटा। काय के फलस्वरूप? हिमानी द्वारा किए गए अपर्दन के फलस्वरूप बनी हुई ये क्या है? स्थलाकृति है प्यारे बच्चा। विशेष तौर पर ध्यान रखिए। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? हिमानी के द्वारा किए गए अपर्दनात्मक कार्यों के फलस्वरूप ये स्थलाकृति है वो है। ठीक है जी, चलिए मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहां पर देखिए, पढ़िए, आप समझिए क्या लिखा हुआ है कि सर्क महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है। यह एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका निर्माण पर्वतीय कटक की ढाल पर अपर्दन के फलस्वरूप होता है। देखने में यह आराम कुर्सी की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह मेरे बच्चा? आराम कुर्सी की तरह दिखाई देता है बेटा। है? बोलो बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी 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 जी। तो ये आराम कुर्सी नुमा, उसमें ही अगर जल जमा हो गया तो शर्क झील बन जाएगी। पंकज जायसवाल जी कह रहे हैं, सर कुछ लोग आए थे और बोले कि तुम्हारे खेत में पेट्रोल है, फ्लैग लगा दिए हैं। हाँ, वो आज की वो उस पे रूस और अमेरिका के टकराव पर बोल रहे होंगे। एक्चुअल में रूस का एक तेल टैंकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में था और इस तेल टैंकर को अमेरिका ने जब्त कर लिया। अमेरिका इस समय दादागिरी पर उतर आया है, पूरे विश्व पर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। इस पर पूरे पूरे संसार पर अपनी दादागिरी वो दिखा रहा है। कौन मेरे बच्चा? अमेरिका की बात हम लोग करें तो खुले समुद्र में समुद्री डकैती का नाम इसको रूस ने दिया है। एक तेल टैंकर जा रहा था, हालांकि रूस ने अपनी नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिए थे, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसको जब्त कर लिया। अब इस मामले में हालांकि उस पर रूस का झंडा लगा हुआ था, मैरिनेरा नाम का वो रूसी तेल टैंकर था, लेकिन फिर भी इस रूस अमेरिका ने इसको जब्त कर लिया। इसको लेकर काफी तनाव रूस और अमेरिका में। भाई मैं सुन ही रहा था कि 2026 में विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। ये तो यार 2026 की स्टार्टिंग ही बहुत हालत खराब कर देने वाली है? बोलो, 2026 की स्टार्टिंग ही सबकी हालत खराब कर रही है भाई। बहुत हालत खराब कर रही है 2026 की स्टार्टिंग। गजब हो रखा है प्यारे साथी, गजब हो रखा है भाई 2026 की स्टार्टिंग में। तो कैसे आप देख पा रहे हैं कैसे गजब हो रखा है? अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गया, रूस के टैंकर को जब्त कर लिया। इससे तो भाई दो खेमों में दुनिया बट गई। इधर रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान एकदम खौफ, यानी कि एकदम खुंदस खाए हुए अमेरिका से। उधर अमेरिका है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब एक साथ। मैंने केवल और केवल सुना था यार कि ऐसा होगा होगा, ये तो मुझे होते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी सी गर्माहट हो जाए तो तृतीय विश्व युद्ध अभी स्टार्ट हो जाएगा इसी मुद्दे पर। और रूस थोड़ा सा कमजोर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भाई 3 साल से लगातार वो युद्ध की आग में झुलस रहा है यूक्रेन के साथ। भाई बहुत बड़ी 2026 की तो स्टार्टिंग ही बहुत खौफनाक, बहुत भयानक है। आगे क्या होगा पता नहीं है। हाँ, पंकज जायसवाल जी इसीलिए लोग आए थे क्योंकि उन्होंने रूस और अमेरिका के तनाव की खबर पढ़ ली। रूस का झंडा लगा हुआ था उस तेल टैंकर को अमेरिका द्वारा जब्त किए जाने की खबर पड़ ली है। चलिए मेरे बच्चे, टॉर्न की बात कर रहे हैं। टॉर्न, ये टॉर्न क्या होता है? देखो ये टॉर्न, ये है, ये टॉर्न है, ये टॉर्न की आप देख पा रहे हो। ये देखो जो मैंने सर्क बताया था ना, सर्क गड्ढा,
उसमें जल के जमाव के कारण एक शर्क झील बन जाती है, टॉर्न कहते हैं उस झील को। उस झील को क्या कहते हैं? टॉर्न कहते हैं। और जो आरामदायक कुर्सी बनी थी उसको शर्क के नाम से हम लोग पुकार रहे हैं। आरामदायक कुर्सी को शर्क कह रहे हैं, और जो उसमें शर्क में जो झील का निर्माण हुआ है वो झील टॉर्न कहलाती है। टॉर्न महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है। इसका निर्माण हिमानी द्वारा किए गए अपरदन के फलस्वरूप निर्मित शर्क में होता है। शर्क की बेसिन में अधिक हिम दबाव या हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टानी तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था। और जब हिम पिघलकर अदृश्य हो जाती है तो इस शैल बेसिन में जल भर जाता है, जिससे एक छोटी झील का निर्माण हो जाता है, और जिसे सर्ग झील अथवा टॉर्न कहते हैं। यानी कि वो आरामदायक कुर्सी में अगर बर्फ की पिघल गई और पानी वहां जमा हो गया तो एक झील बन गई, जिसे सर्ग झील अथवा टॉर्न के नाम से हम लोग पुकारते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। आपको कोई समस्या ही नहीं होगी भाई, जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अरेत या तीक्ष्ण कटक की चर्चा हम लोग करते हैं। शार्प रिज और अरेत, अरेत या तीक्ष्ण कटक मेरे प्यारे साथी, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये क्या है? बोलो ऐसा, ये है अरेत, ये वाला, ये कटक। ऊंचे ऊंचे कम चौड़े कटक किसे कहते हैं? रिज। कम चौड़े और ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनको मेरे प्यारे साथी हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कटक कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं उनको? उनको कटक के नाम से हम लोग जानते हैं, रिज के नाम से जानते हैं। भाई इधर भी हिमानी ने कटाव किया है और इधर भी हिमानी ने कटाव किया है। ग्लेशियर्स ने, हिमानी ने इधर भी कटाव किया है, यहां यहां और इधर भी कटाव किया है, और लगातार कटाव करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। इधर भी कटाव हो रहा है, इधर भी कटाव हो रहा है, जिसके कारण बीच में एक नुकीले पर्वतनुमा आकृति बन रही है, और उसी को तीक्ष्ण कटक, अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। क्या कहा जाता भाई? उसी को अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। देखो ये इसके इधर भी कटाव, उसके दूसरी तरफ भी कटाव, और इसलिए अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। बोलो जी क्या कहा जाता है? अरेत या तीक्ष्ण कटक इसको कहा जाता है। बोलो क्लियर है? चलिए भाई, अब मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चा, अरेत या तीक्ष्ण कटक महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है। इसकी निर्माण प्रक्रिया अत्यंत सरल है। जब पर्वतीय भागों में पहले से विकसित सर्ग एक दूसरे की ओर सरकने लगते हैं तो उनके मध्य भाग अपर्दित होकर नुकीला होने लगता है। कटाव होने कारण वो बीच में नुकीला होने लगता है, और मेरे बच्चा इसे ही तीक्ष्ण कटक या अरेत कहा जाता है। इसका नुकीला भाग एक कटक के रूप में या कंघी के दानों की तरह दिखाई देता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़े आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं चीजों को समझता हूं। मेरे बच्चा यहां देखिए आप फटाफट से, बोलो यहां देखिए आप फटाफट से, क्या लिखा हुआ देखो, यू आकार की घाटी। अब इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है? शायद बिल्कुल नहीं है। उसने, हिमानी ने नदी द्वारा निर्मित आकृति को चौड़ा कर दिया है, कटाव के कारण यू आकार की घाटी बन गई। ठीक है, ये एक्चुअल इमेज यहाँ पर है, ये यू आकार की घाटी है। अभी मैंने इसके बाद आपको क्या बताया, एक और बार बता रहा हूं आपको। लटकती घाटियां, जो मुख्य घाटी है उस पर कुछ और घाटियां लटकती हुई, यानी घनी जब हो जाती है, ज्यादा मात्रा हो जाती है उनकी, ज्यादा संख्या हो जाती है उनकी, तो इनको हैंगिंग वैली या लटकती घाटी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगिंग वैली या लटकती घाटी कहते हैं। यह शर्क, यानी कि हिमानी के द्वारा किए गए कटाव के कारण एक आराम कुर्सी नुमा आकृति बन जाती है, जिसे शर्क कहते हैं। और बाई चांस अगर इस पर ये जो बर्फ है वो पिघल गई, जल जमा हो गया यहाँ, तो शर्क झील बन जाएगी। शर्क झील को ही हम टॉर्न के नाम से भी, किसके नाम से? टॉर्न के नाम से पुकारते हैं। देखो ये शर्क झील है, ये रही टॉर्न है।
ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बस एक बार इमेज पढ़ लो, इमेज देख लो, बस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो ये क्या, अरे तीक्ष्ण कटक, यानी इधर भी सड़क इधर भी सड़क, यानी इधर भी कटाव इधर भी कटाव, तो पर्वत कैसा हो गया, कम चौड़ा और ऊंचा और नुकीला हो गया है, उसी को अरे तीक्ष्ण कटक कह रहे हैं। बताओ जी, यहां तक इतनी स्थलाकृतियों में कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही हो तो कृपया करके मुझे बता दो कि हाँ जी गुरुजी, हमें ये समस्या, ये दिक्कत, ये परेशानी। बोलो जी, अगर इतने में आपको कोई समस्या दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। जी 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 जी, प्रदीप कुमार जी, सर कुछ नहीं है, हिमानी के कटाव के कारण आरामदायक कुर्सी बन गई है, उसी को शर्क कहते हैं। ठीक है जी, उसी को शर्क कहते हैं बेटा। और कोई दिक्कत हो तो आप बताओ फटाफट से। उसी को शर्क कहते हैं भाई। चलिए अब मेरे बेटा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हॉर्न की चर्चा करेंगे। हॉर्न, हॉर्न माने क्या होता है, सींग, सींग होता है हॉर्न माने। क्या होता है बेटा, सींग। ये शर्क जो है, जब एक दूसरे की ओर जाते हैं, एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, तो यहां पर एक सींग नुमा आकृति बन जाती है, नुकीली आकृति बन जाती है, इसी को हॉर्न कहते हैं। बोलो, इसी को क्या कहते हैं बेटा, यही हॉर्न है, ये रहा हॉर्न, ये हॉर्न है, नुकीली आकृति, वो हॉर्न है। यहां पर देखो ये नुकीली आकृति, ये हॉर्न है। क्या है ये हॉर्न, हॉर्न माने सींग, गिरशृंग। ठीक है, गिरशृंग भी कह सकते हैं। गिरशृंग यानी ये लिखा हुआ गिरशृंग, गिर माने पर्वत और पर्वत श्रृंग माने पर्वत का सींग, पर्वत का सींग, गिरशृंग, हॉर्न। मेरे बच्चों, हॉर्न, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि हॉर्न निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति है। बोलो, हॉर्न जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति है। तो बेटा हॉर्न जो है वो हिमानी द्वारा अपर्दन कार्य के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृति, एक लैंडशेप है जो हिमानी के द्वारा अपर्दनात्मक कार्यों के फलस्वरूप निर्मित होती है। बोलो मेरे बेटा, सी ठीक है, हॉर्न लिख लो, यहां देख लो एक बार फटाफट से क्या लिखा हुआ है कि हॉर्न महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है जब किसी पहाड़ी के पार्श्व पार्श्व शिखर पर निर्मित शर्क निरंतर अपघर्षण के कारण पीछे हटते जाते हैं, तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है, जिसे गिरशृंग या हॉर्न के तौर पर हम लोग जानते हैं। हिमानी टिमानी नहीं, हिमानी ग्लेशियल टोपोग्राफी है। ठीक है जी, चलिए मेरे बच्चा, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो ना। पार्श्व यानी कि निचले इलाके हैं, सॉरी शिखर नहीं, पार्श्व यानी निचले इलाके, जैसे ऐसे करके तो ये बनता है ना, यहाँ पर ये इस जगह बनता है, ऐसे करके बनता है, ये वाला क्षेत्र है। बोलो जी, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे, हम बात करेंगे आपके साथ नुनाटक की। नुनाटक, बताओ जरा, आपकी प्रतीक्षा में कर रहा हूं कि नुनाटक आखिरकार क्या होता है, आप मुझे बताओ फटाफट। चलिए भाई, तो कहने का तात्पर्य मेरे बच्चा, यहां पर अरेत
या तीक्ष्ण कटक के बाद नुनाटक। आपको क्या दिख रहा है नुनाटक में, बताओ? कुछ दिख रहा है नुनाटक में मेरे बच्चे? जी 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 जी। नुनाटक मेरे बच्चा एक प्रकार की ऐसी स्थलाकृति है, ऐसी वाली, इसे कहा जा रहा है नुनाटक मेरे बच्चे। क्या इसे कहा जा रहा है? नुनाटक कहा जा रहा है इसे। इसमें क्या है, देखो, भेड़ की पीठ के समान। एक मिनट, चलिए देखिए नुनाटक को हम पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। या देखिए, नुनाटक प्रमुख विमानी स्थलाकृति है। यह विस्तृत क्षेत्र या हिमनदों के बीच खड़े ऐसे टीले हैं जो चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं। यानी कि जैसे आपने संप्राय मैदान देखा था, पेनी प्लेन, जहां नदियों ने लगभग लगभग समतल कर दिया है इलाके को, लगभग लगभग समतल कर दिया, लगभग लगभग क्या कर दिया, समतल कर दिया है, प्लेन कर दिया है। लेकिन बीच में फिर भी कुछ कड़े चट्टानी टीले अवशेष रह जाते हैं, बचे रह जाते हैं। उन्हीं कड़े चट्टानी टीलों को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं कड़े चट्टानी टीलों को हम नुनाटक के तौर पर जानते हैं। किसके तौर पर जानते हैं मेरे बच्चा? नुनाटक के तौर पर उन्हीं कड़े चट्टानी टीलों को हम लोग जानते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्ट है। उन्हीं कड़े चट्टानी टीलों को हम नुनाटक कहते हैं। ये रहे, देखो, ये तो दूर दूर, हमने दूर से इमेज लिया है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। यहां पर देखो, ये है नुनाटक। यानी कि हिमानी ने भी यहां लगभग लगभग समतल कर दिया है इलाके को, लगभग लगभग समतल कर दिया है, लेकिन बीच बीच में कुछ चट्टानी टीले बचे रह गए, उन्हीं को नुनाटक कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए, यहां पर आपने नुनाटक की परिभाषा भी अच्छी तरीके से देख और जान। अब है भेड़ शिला या रोशमुटानी। भेड़ शिला या रोशमुटानी कुछ इस प्रकार की शिला होती है, देखो ऐसे, एक तरफ अपर्दन कटाव ज्यादा होता है और एक तरफ कम। मान लो ग्लेशियर जो है, बर्फ की चादर जो है बेटा, वो इस तरफ से चढ़ रही है ऐसे करके, बर्फ की चादर यहां से ऐसे करके चढ़ रही है, ये चढ़ रही है ऐसे, ऐसे करके चढ़ रही है, यो धीरे 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 चढ़ेगी तो ज्यादा कटाव करेगी, ज्यादा कटाव करेगी, ज्यादा कटाव करेगी, और इधर से वो उतर रही है, उतरते समय थोड़ा कम कटाव करेगी। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, यानी कि एक तरफ से ज्यादा कटाव होता है और एक तरफ से कम। तो एक तरफ से जो है वो चिकना हो जाता है। क्या हो जाता है? वो चिकना हो जाता है मेरे। कैसा हो जाता है मेरे बेटा? चिकना, स्मूथ हो जाता है। वो चिकना हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है। वो चिकना या स्मूथ हो जाता है मेरे प्यारे से, और ऐसा लगता है कि भेड़ की पीठ नुमा आकृति बन गई। क्या बन गई? भेड़ की पीठ नुमा आकृति बन गई, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है भेड़ की क्या बन गई? पीठ नुमा आकृति। जैसे देखो ये, जैसे ये नुनाटक के बाद हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये यहां पर देखें, भेड़ शिला या रोसमुटाने महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है। इसका निर्माण हिमानी द्वारा किए गए अपर्दन के फलस्वरूप। भेड़ शिला या रोसमुटाने जो है एक हिमानी स्थलाकृति है, हिमानी के द्वारा निर्मित अपर्दन कार्यों के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। और मेरे बच्चा कैसे निर्माण होता है? देखो, जब हिमानी के मार्ग में कोई बड़ी चट्टानी आकृति अवरोधक के रूप में आती है तो हिमानी उनके ऊपर से बहने लगती है तथा चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इसे चिकना कर देती है। क्या कर देती है? चिकना कर देती है। किंतु विपरीत दिशा की ढाल जिस पर हिमानी उतरती है वो तोड़ फोड़कर अधिक तीव्र उबड़ खाबड़ और ढाल बना देती है। ऐसे चट्टानी टीले दूर से देखने पर भेड़ की पीठ के समान दिखते हैं, अतः इन्हें भेड़ शिला कहा जाता है।
यानी एक तरफ तो ज्यादा कटाव किया, एक तरफ कम कटाव किया और भेड़ की पीठ के समान स्थलाकृति बना दी, जिसे भेड़ शिला या रोस मुटाने के क्या कहते हैं, जैसे भेड़ शिला या रोस मुटाने के तौर पर। देखो यानी कि द्वारा से समझ लो, एक तरफ चिकनी और एक तरफ खुरदरी। मेरे बेटा जहां से हिमानी चढ़ेगी, जहां से हिमानी चढ़ेगी उस तरफ तो कम अपर्दन कर रही है, और जहां हिमानी उतरेगी वहां उस क्षेत्र में हिमानी ज्यादा कटाव कर रही है, और इस कारण से मेरे बच्चा भेड़शिला या रोश मुटाने इसका निर्माण हो रहा है। बोलो क्लियर है? अब आप समझ जाओगे। यानी कि यहां पर भी केवल और केवल इमेज को देख लो मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना। हमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आज लास्ट क्लास है स्थलाकृतियों की, आप स्थलाकृतियों से ज्यादा भयभीत हो गए हो ऐसा लगता है। आप में से कौन कौन सा विद्यार्थी है प्यारा जिसको सारी स्थलाकृतियों को उसने एक बार रिवाइज कर लिया है, चाहे वो पवन के द्वारा निर्मित हो, चाहे वो हिमानी के द्वारा निर्मित हो, चाहे वो पवन को सॉरी नदी के द्वारा निर्मित हो या ज्वालामुखी के द्वारा। तो बताओ फटाफट से कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसे कोई परेशानी नहीं आई 1% भी इन स्थलाकृतियों को तैयार करने में? कोई है ऐसा? कोई विद्यार्थी हो तो जरा प्लीज मुझे बताओ। हम्म अरे यार यहाँ तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी निकल कर आ गए। शिवम यदुवंशी जी, गौरव मौर्य जी, अतुल जी, रवि जी, सुशील शर्मा जी, अभिषेक यादव जी, निशा कुमारी जी, पंकज जायसवाल जी, विधि जी। आपने तो सब कुछ तैयार कर लिया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटाओं। अच्छा लगा मुझे तो बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, और आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं हिम सोपान की। सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां होती हैं। सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। यहां हिम सोपान की चर्चा कर रहा हूं, यानी कि हिमनद कटाव करके कोई ऐसी स्थलाकृति बना दे, कैसी सीढ़ी नुमा स्थलाकृति, कुछ इस प्रकार से। मैंने अभी भी बताया ना, रोशमुटा ने बेड़शिला पे जो उतरते समय हिमानी ज्यादा कटाव करती है, उतरते समय ज्यादा कटाव करती है हिमानी। मेरे बच्चा कैसा? उतरते समय ज्यादा कटाव करते हैं, उतरते समय ज्यादा कटाव करती है, और ज्यादा कटाव करेगी तो सीढ़ी बना देगी। क्या बना देगी? सीढ़ियां, सीढ़ी नुमा आकृति बना देगी। उसी को हिम सोपान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हिम सोपान उसी को। देखो लिखा है हिम सोपान महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है। इसका निर्माण उस स्थिति में होता है जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं। भ्रंश यानी दरार के कारण कई किनारे बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन कगारों से होकर उतरता हुआ हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन द्वारा सोपानों का निर्माण करते हैं। इन्हीं सोपानों को हिम सोपान कहते हैं। इन्हीं सोपानों को क्या कहते हैं? मुहिम सोपान कहते हैं। अपघर्षण माने क्या होता है? घिसाव। और उत्पाटन माने क्या होता है? तोड़ फोड़, ब्लास्ट एकदम से। उसे उत्पाटन कहते हैं मेरे बच्चा। उसे क्या कहते हैं? उत्पाटन मेरे प्यारे साथ। बोलो ये समझ में आया? उत्पाटन कहते हैं मेरे बच्चा उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसके मार्ग में जैसे ये रास्ता है ये वाला, और यहाँ पर क्या दरारें हैं, दरारें हैं, दरार पड़ी हुई है, किनारे मिल रहे हैं, दरार युक्त किनारे, कगार। और इन पर हिमानी जो है वो अपर्दन कर रही है, कटाव कर रही है, ऐसे करके। तो यहाँ से उसको ज्यादा काटेगी, फिर ऐसे, फिर इसको ज्यादा काट देगी, फिर ऐसे, फिर उसको किनारों को ज्यादा काट देगी। तो इस प्रकार से मेरे बच्चा क्या एक एक ऐसे करके स्थलाकृति बन जाएगी, और मेरे बच्चा हिम सोपान का निर्माण। क्या बन जाएगा? हिम सोपान का निर्माण।
तो मेरे बच्चा हिम सोपान का निर्माण हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद बेटा ये अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां होंगी। यहाँ पर कितनी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हिमानी द्वारा निर्मित मैंने बताई थी आपको। तो मेरे बच्चों यहाँ हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देख लो। यू आकार की घाटी कंप्लीट हो गई हमारी, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी कंप्लीट हो गई, शर्क कंप्लीट हो गया, टॉर्न कंप्लीट हो गया, तीक्ष्ण कटक कंप्लीट हो गया, गिरशृंग कंप्लीट हो गया, नुनाटक कंप्लीट हो गया। ये सब कंप्लीट हो गए। अब मेरे बच्चा कुछ और बचे जो हिमानी के द्वारा निर्मित है, जैसे भेड़शिला या रोसमुटाने, ये भी कंप्लीट, हिमसोपान भी कंप्लीट और फ्योर्ड अब मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं। फ्योर्ड क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? फ्योर्ड क्या होता है मेरे प्यारे साथी? जरा हम फ्योर्ड को भी देख लेंगे, फ्योर्ड आखिरकार होता क्या है। तो मेरे बच्चों फ्योर्ड का तात्पर्य है, फ्योर्ड का तात्पर्य है, जरा देखिए ये देखिए फ्योर्ड, पहले इमेज देख लो फ्योर्ड का क्या होता है। जैसे कोई नदी उतरती है तो जिस जगह पर उतर रही होती है वहां गहरे गहरे स्थान बनाते हैं, उसी को फ्योर्ड कहते हैं। यहां भी यहां भी यहां भी ऐसे ही हिमानी भी जहां जिस जगह पर उतरेगी वो गहरे गहरे स्थान बना देगी, उन्हीं को मेरे बच्चे फ्योर्ड हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्योर्ड के नाम से उन्हीं को हम जानेंगे। देखो लिखा है क्या, क्या लिखा है कि फ्योर्ड महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है। ये गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं जिनकी दीवारें खड़े ढाल वाली होती हैं तथा इनमें अनेक सहायक लटकती घाटियां मिलती हैं। अनेक सहायक लटकती घाटियां, खड़े ढाल वाली दीवारें, और वहां पे नदियां गिरेंगी या हिमानी गिरेगा तो थोड़ा गहरा स्थान बन जाएगा, उसी को फ्योर्ड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं प्यारे साथी? फ्योर्ड के नाम से जानते हैं। देखो लिखा हुआ है। अच्छा कुछ चीजें और लिखी है, ये किनारे के पास अधिक गहरा होता है तथा सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उथला यानी कम गहरा हो जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब यू आकार की घाटी का निमज्जन हो जाता है, यू आकार की घाटी नीचे बैठ जाती है। निमज्जन है उसका डाउनफॉल, वो सबमर्ज्ड हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तब इनका निर्माण होता है मेरे बच्चा। यानी कि यहां देखो, एक और बार देखो, इस तरफ देखो, इस इमेज पे देखो, ये एक लटकती घाटी है, यहां पर एक लटकती घाटी है, यहां पर भी एक लटकती घाटी है। ये देखो ये एक लटकती घाटी, इधर भी एक लटकती घाटी और इधर भी लटकती घाटी, और यहां पर इन जगहों पर ये घाटी, ये घाटी, ये घाटी, इन जगहों पर फ्योर्ड मिल रहे हैं। जहां हिमानी नीचे गिर रही है, पानी नीचे गिर रहा है, वहां पर तो मेरे बच्चा वो ज्यादा गहरा होगा, और थोड़ा सा सागर की ओर जाने पर वो कम गहरा होगा। वो क्या हो जाएगा? कम गहरा हो जाएगा। ठीक है जी मेरे बच्चा, आपने अच्छी तरीके से समझा इस चीज को, क्लियर है? बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हुए हिमोड़ की चर्चा करेंगे। हिमोड़ क्या है? एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? प्रदीप कुमार जी, श्रेया परमार जी, शुभम कुमार जी, खुशबू जी, बहुत देर से आपके कमेंट नहीं आए, क्या कुछ दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, मुझे बताओ पहले तो फटाफट से। जब भी मुझे नेटवर्क्स में इश्यू लगता है तो मैं तुरंत राउटर चेंज कर देता हूँ, नेटवर्क की समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ, जरा सा भी अप डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो गई है। प्रदीप कुमार जी, बहुत सारे बच्चे लाइव थे लेकिन उनका कमेंट नहीं आया। हाँ अब आ गए, ऋतिक रोशन जी, श्रेया परमार जी, काजल यादव जी, रवि जी, राणा रत्नेश्वर सिंह जी, शिवम यदुवंशी जी, समीर खान जी, वैशाली जी, एम के सिंह जी, निशा कुमारी जी, विशाल चौधरी जी, अतुल जी, गौरव मौर्य जी, प्रियांशु गौतम जी, राजेश मजूका जी, विधि जी, शुभम कुमार जी, पिंटू कुमार जी, निखिल साहू जी, अभिषेक यादव जी, प्रिया मिश्रा जी, प्रिंस जी। मजा आ गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आप सभी लोग क्लास में देख रहे हैं, हैं?
कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है ठीक है ठीक है। अब हिमोड़ क्या है बेटा? ये स्थलाकृति कैसी बनती है? हिमानी के द्वारा किए गए निक्षेपण कार्य के फलस्वरूप। किसके कारण बेटा? हिमानी द्वारा किए गए निक्षेपात्मक कार्य के फलस्वरूप, निक्षेपण के फलस्वरूप बनती है मेरे। बोलो जी, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? बहुत 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 अच्छी बात। तो यहां पर देखो, ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है मेरे बेटा, और निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनती कैसे है इसको भी आप जानने का प्रयत्न कीजिए। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति जो है वो आखिरकार बनती कैसे है। ये देखो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है बेटा? लिखा हुआ है कि हिमोड़ महत्वपूर्ण हिमानी परिवहन स्थलाकृति है। हिमानियों द्वारा अपरदित पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ कहलाता है। यह प्राय उन्हीं स्थानों पर होता है जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित हो सकती है। यानी बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें पिघल जाती हैं, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉरी पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और उनके द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो वहीं के वहीं जमा हो जाते हैं। और इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थी निर्माण हो जाता है किस चीज का? निर्माण हो जाता है मेरे बच्चा हिमोड़ का, उनके अवसादों के जमाव के कारण। डिपोजिशनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है मेरे बच्चे, निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, चलिए ठीक है शिवम जी, जा रहे हैं बेटा, आ रहे हैं आपके कमेंट भी। अब ड्रमलिन एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति ड्रमलिन है। देखो ये ड्रमलिन है, ये ड्रमलिन है, ये एक चट्टान है और चट्टान पर अवसादों का जमाव टीले नुमा आकृति में हो गया। इनका अवसादों का जमाव, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ है, कैसी आकृति में? टीले नुमा आकृति में। कैसी आकृति में बेटा? टीले नुमा आकृति में उनका जमाव हुआ है। आप देखो मेरे बच्चों, टीले नुमा आकृति में उनका जमाव हुआ है। बोलो जी मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है? टीले नुमा आकृति में उनका जमाव हुआ है। और मेरे बच्चे इसी को ड्रमलिन कहते हैं। ये आधार शैल है, आधार चट्टान है जहां पर इन अवसादों का जमाव हुआ है। ठीक है जी, चलिए देखिए लिखा हुआ है क्या? ड्रमलिन महत्वपूर्ण हिमानी स्थलाकृति है। अच्छा, जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ यानी कि नीचे वाले हिमोड़ यानी अवसाद का थोड़े थोड़े समय पर कुंभदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उनसे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टे नाव जैसा होता है, उल्टी नौका, उल्टे नाव जैसा इसका आकार होता है। आज की क्लास को प्यारे साथी हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। ठीक है जी, क्या? दी एंड। तो ये स्थलाकृतियां नाम का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। हिमानी स्थलाकृतियों का कंप्लीट हो चुका, स्थलाकृतियां कंप्लीट हो चुकी पूरी तरीके से। कल अब आपसे मुलाकात होगी मेरे विद्यार्थियों, और कल वायुमंडल टॉपिक स्टार्ट करो। जलवायु विज्ञान की स्टार्टिंग होगी, और शायद ये पूरी की पूरी यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यकीन मानिए पूरी की पूरी यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। क्या नाम है इसका? नाम है जलवायु विज्ञान। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। कल नेक्स्ट जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जितने मोस्ट लगा दूं उतना कम। पूरे विश्व भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। नेक्स्ट क्या है? जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान नेक्स्ट है। क्लाइमेटोलॉजी ये नेक्स्ट है। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान ये नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी। बोलो, ये मोस्ट 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 मोस्ट। आप भूगोल में बेटा इसको मत छोड़। मैं आपसे सविनम्र निवेदन करता हूं, इस यूनिट को जितनी गहराई से कर सको कर लेना।
इस संडे को क्लास होगी, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, और बाद बाकी फाइनल डिसीजन कल मैं बता दूंगा। कल फ्राइडे है, सैटरडे क्लास नहीं होगी, कंफर्म है। चलिए इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।